हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान रस में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के इतिहास और संविधान सभा संबंधी इम्पोर्टेंट टॉप 100 वस्तुनिष्ठ करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जो आपके रेलवे एग्ज़ाम और अन्य जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में आपको हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। इनमें कौन सा प्रावधान था? तो ऑप्शन ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, तीसरा है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और चौथा है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो था, जो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का था, जो दलित कम्युनिटी थी उसके लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका ऑप्शंस हैं, ए चार्टर एक्ट 1833, बी भारत परिषद अधिनियम 1861 और सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में, 1771 में, 1785 में या 1793 में? तो इसका सही आंसर होगा 1773। 1773 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया था। और इसमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं तो 1774 को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन बनाया गया था, जिसके प्रथम जो जज थे वो एलिजा एम्पे थे। एलिजा एम्पे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? ऑप्शन हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। और 1813 एक्ट में क्या हुआ था, इस पर अंग्रेजी शिक्षा पर जो था 1 लाख रुपए खर्च करने का वो अधिकार मिला था, और चाय और चीनी के व्यापार को नियंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1935 का जो अधिनियम था वहाँ पर संघीय प्रणाली का प्रयास किया गया था। यहीं पर अखिल भारतीय संघ बनाया गया था। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान कहाँ पे था? तो वो भी 1935 के एक्ट के तहत ही था। बढ़ रहे हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। इसका सही आंसर होगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद बनाया गया था। और दोस्तों, ये मार्ले मिंटो सुधार, यहाँ पर सांप्रदायिक तौर पर जो है निर्वाचन की बात करी गई थी, और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था यहाँ पर केंद्र में, यहाँ पर जो है प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत ये पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी प्रदान करी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल होता था उसको अवशिष्ट शक्तियाँ इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो इसका ऑप्शन सही होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
भारत शासन अधिनियम 1919, इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। केंद्र में और ये था पार्लियामेंट सुधार, यहाँ पर वो अपने सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करी गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, इसी में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान था, जिसे मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था। नेक्स्ट है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा मेंबर नहीं था? ऑप्शन है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या लॉर्ड मेरी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है लॉर्ड मेरी। पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स ये तीनों इसके मेंबर थे, लेकिन लॉर्ड एमरी इसके मेंबर्स नहीं थे। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था या राज्यपाल को वीटो शक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। दोस्तों प्रांतों में दोहरा शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से लगाया गया था, और हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था ये 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार था, उसके तहत हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? मैंने इसको आपको ही बताया, क्रिप्स मिशन 1942, पार्लियामेंट 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्लियामेंट सुधार जो सन 1909 में लाया गया था, उसके तहत ही इसमें वो किया गया था। इसमें अखिल भारतीय संघ था 1935 में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। नेक्स्ट है पार्लियामेंट सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये भी आप बता सकते हैं, इसका सीधा आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, अलग अलग संप्रदाय के आधार पर, वो पार्लियामेंट सुधार की देन थी। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया? दोस्तों आपको पता है कि 1857 में 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन लागू हुआ था। उसके बाद जो था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो शासन में आई थी, उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। लेकिन जो भारत की साम्राज्ञी विक्टोरिया को इन्होंने 1876 में बनाया था, 1876 में इनको बनाया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? कि भारत के लिए एक अलग से संविधान बनना चाहिए और संविधान सभा के द्वारा से गठन होना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी है, जो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग करी थी, और B.R. अम्बेडकर को इनको संविधान का पिता या फादर ऑफ संविधान भी, या संविधान के निर्माता के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ऑप्शन है हमारे पास क्रिप्स योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना। इसका सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स योजना जो था वो 1942 में आया था। तो उसी ने कहा था कि युद्धोपरांत हम संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। और जो कैबिनेट मिशन है ये आया था 1946 में, और माउंटबेटन योजना जो था इसको मनबाटन योजना बोलते हैं। इसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग करी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात करी थी। कब? 1938 में। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास 1928, 1931, 1936 या 1942। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में
1936 में संविधान सभा के निर्माण की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? ऑप्शन है हमारे पास महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है एम.एन. रॉय। 1934 में इन्होंने संविधान सभा के लिए जो औपचारिक विचार दिया था। नेक्स्ट है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। इसका हमारा सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने ही सबसे पहले ये ब्रिटिश सरकार से मांग करी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठन होना चाहिए 1924 में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, या यह स्टेटमेंट किसने दिया? ऑप्शन महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया था बापू ने, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? मतलब 292 में से कांग्रेस से कितने लोग जीते थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 208 लोग। 208 लोग कांग्रेस से चुनकर आए थे 292 में से। नेक्स्ट है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब ये तीनों वहाँ पर शर्त थी, मतलब कि ब्रिटिश प्रांतों 292 प्रतिनिधि आने थे, देसी रियासतों से 93 और मुख्य जो कमिश्नरी क्षेत्र थे उससे 4 प्रतिनिधि आने थे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने मेंबर होने थे? 389, 409, 200, 429 या 505। तो इसका सही आंसर है 389। कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई थी, उसके अनुसार संविधान सभा में 389 मेंबर अनिवार्य थे। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कौन से शहर में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर उठाई गई थी? तो ऑप्शन कानपुर, मुंबई, फैजपुर और लाहौर। इसका सही आंसर फैजपुर। फैजपुर में है, फैजपुर 1936 अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर संविधान सभा गठन की मांग को उठाया गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन कमीशन प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना ये आई थी हमारे 1946 में। इसी के आधार पर हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था। साइमन कमीशन 1928 में आया था, क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, मतलब कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शंस 208, 229, 249 या 289। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 229। 229 संविधान सभा के लिए, जो पुनर्गठित संविधान सभा थी उसमें इतने प्रतिनिधि थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब कितनी जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधि होना था? तो इसका सही आंसर है 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुनाव पर प्रतिनिधि बनाया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने,
उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रांतों की विधानसभा। प्रांतों की विधानसभा के द्वारा इनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो संयुक्त प्रांत था उसका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था संविधान सभा में। अब हमारा 35वां प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, तत्कालीन मध्य भारत से या मुंबई प्रेसिडेंसी से या पंजाब से? तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो पश्चिम बंगाल निर्वाचन क्षेत्र था वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर को चुना गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान मताधिकार पर, सीमित मताधिकार पर, सर्वमताधिकार पर या वर्गीय मताधिकार पर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव किया गया था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे किसके, मतलब क्या प्रतिनिधि कहाँ के थे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित के द्वारा ये आए थे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1945, 46, 47 या 48? इसका सही आंसर होगा 1946। 1946 में ही कैबिनेट मिशन बना और वहीं पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946 या 26 दिसंबर 1949? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। मैंने आपको अभी बताया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा गठन हुआ। 1946 को एक कैबिनेट मिशन आया और वहीं 1946 में ही चुनाव हुए और 1946 में ही हमारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण हो चुका था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली हेडक्वार्टर था तो दिल्ली में ही इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या सी राजगोपालाचारी? इसका सही आंसर है संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता करी थी बाबा साहब अम्बेडकर ने। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी बाबा साहब, सॉरी ये करी थी इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ऑप्शन बी थोड़ा यहाँ हो गया है। सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी और ये पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है वही 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी मेंबर चुना गया था या स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, रफ़ी अहमद किदवई, के.एम. मुंशी या बी.एन. राव या बेनेगल नरसिंह राव? इसका सही ऑप्शन है यही, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार ये हुआ करते थे। अब हमारा नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के लिए चुने हुए स्थायी अध्यक्ष हुए थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हुए थे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी थे, एन. गोपालस्वामी अयंगर, एच. बेग या टी. कृष्णाचारी? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एच. बेग। जो एच. बेग थे, एच. बेग जो संविधान सभा के मेंबर ये नहीं थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा कहाँ से नहीं, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी
संविधान सभा ने कितनी समितियों को नियुक्त किया था? 9, 12, 13, 16। तो इन्होंने किया था 13 समितियों को इन्होंने नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्ति या इसका गठन कब किया गया था? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति बनी थी, ड्राफ्टिंग समिति। इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर साहब या बाबा साहब अम्बेडकर थे और इनमें टोटल 7 मेंबर थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति में सदस्य मेंबर की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 5, 7, 9, 11। इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, 7 मेंबर थे इसमें टोटल और अध्यक्ष थे इसके BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के मेंबर नहीं थे? गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, BR अम्बेडकर या ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद, ये नहीं थे। बाकी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी और BR अम्बेडकर तो इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है वो हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार प्रस्तावना को संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष रखा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता पर, बहुमत पर, सर्वसम्मति से या सहमति और समायोजन पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा ने सभी निर्णय लिए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और JB कृपलानी। तो इसका सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया, मतलब प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, इसका ऑप्शन डी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1940 को इसको प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा। तो इसका सही आंसर है संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा बनेगी तो वही तो संविधान को अपनाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान देने का प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1946, 20 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका सही, एक सेकंड। तो भारत को संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था? इनमें से स्वराज पार्टी 1924 में, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्वदल सम्मेलन 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी 1924 ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो ये हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को आविर्भाव हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा बनाने में? तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को निर्मित होने में। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ।
395 अनुच्छेद 8। हमारा अगला प्रश्न है 1950 संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शंस हैं 262, 284, 287 या 289। तो इनमें से 1950 में 284 मेंबर्स ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? ऑप्शन 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 5 दिसंबर 1949 या 25 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार संविधान सभा मिली थी दोस्तों, मिली थी। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। BR अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट है संविधान की पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा मेंबर नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू इसके मेंबर नहीं थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को या 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला मेंबर्स थीं? 10, 12, 13 या 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 महिला मेंबर थीं। तो दोस्तों ये थे हमारे संविधान सभा और संविधान के इतिहास से संबंधित प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम संविधान की प्रस्तावना पर महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो भी MCQ होंगे वो लेकर आएंगे, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, हेल्दी रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।